Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our yesterday's session, we were doing the last chapter, that was working for a cause, given at page number 36, okay? And we have done some of the points and some of them are left as well. So today we are going to complete the rest of the points that were left yesterday. So let's start with the fifth one. So before that I have to write the topic, that is working for a cause. Working for a cause, and it is given at page number 37, वर्किंग फॉर अ कॉज. ओके, तो देखिए अब हमें वर्किंग फॉर अ कॉज जो है करना है. जो चैप्टर कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे बेटा, कुछ रह गए थे. सो स्टार्टिंग विद द फिफ्थ वन, दैट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम एंड द हैबिटेट ऑन द अर्थ. It is present in the 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally. It is the world's leading conservation organization. So देखिए हमने वर्किंग फॉर अ कॉज, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी. वर्किंग फॉर अ कॉज चैप्टर में हम वैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जो कि किसी ना किसी तरह हमारे इकोसिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट, एनिमल्स, पीपल एंड बर्ड्स, मतलब इन सब को प्रोटेक्ट करते हैं. सो दे वर्क फॉर द पीपल हु आर अगेंस्ट ऑल दीज. ठीक है, तो ये एनिमल्स के राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स एंड बर्ड्स, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करती हैं. So there are several NGOs and the organizations, those who work for protecting it. So we have already discussed 4 points yesterday, and today we are going to start with the fifth one. So in the fifth point, it is written that they are talking about an organization. So that is at international level. So जिस organization की हम बात कर रहे हैं वो international level की organization है, okay? And ये work करती है for protecting the ecosystem. तो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे जो हैबिटेट है अर्थ पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर दैट. ओके, एंड देयर आर नियर अबाउट, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन नियर अबाउट 100 कंट्रीज. तो 100 कंट्रीज में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन नियर अबाउट 100 कंट्रीज. तो ये 100 कंट्रीज में काम करती है. एंड प्लस there are 1.2 million people from the United States only. सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए जिसको आप बोलते हैं, यूएस से ही अकेले 1.2 मिलियन लोग हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं. सो देयर अबाउट 1.2 मिलियन पीपल ऑफ द यूएस, दे आर अटैच्ड, दे आर लिंक्ड with this organization, and all over the world there are 5 million. पूरी दुनिया में टोटल there are 5 billion people who work along with this organization, but from the US only, सिर्फ US से ही 1.2 मिलियन लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं. ओके, और ये दुनिया की सबसे बड़ी, दिस इज द वर्ल्ड्स लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो कंजर्वेशन की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये. So what is the name of this organization? That is WWF. That is WWF. That is World Wide Fund for Nature. Okay, so this is the full form of this leading conservation organization. So the answer of the fifth one is WWF. That is World Wide Fund for Nature. World Wide Fund for Nature. Okay.
Moving to the sixth one, that is, she is a Kenyan environmentalist who founded the Green Belt movement, which planted about 30 million trees to improve the environment. So the next जिनकी हम बात कर रहे हैं, she is from Kenya. तो वो केनिया कंट्री है, वहाँ से थी. ओके और ये वहाँ की एनवायरमेंटलिस्ट थी. तो एनवायरमेंटलिस्ट आर द पीपल और द पर्सन्स हु वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट. तो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको एनवायरमेंटलिस्ट बोला जाता है. सो शी वॉज एन केनियन वुमेन. तो वो केनिया की एक वुमेन थी एंड शी वॉज नोन एज द एनवायरमेंटलिस्ट. ओके एंड उन्होंने ही ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो शी वॉज द फाउंडर ऑफ ग्रीन बेल्ट मूवमेंट. ओके एंड शी हैज़ प्लांटेड अंडर विच, इस मूवमेंट के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, इसके अंतर्गत उन्होंने 30 मिलियन जो ट्रीज हैं वो लगाए थे. सो दे हैव प्लांटेड 30 मिलियन ट्रीज इन अंडर दिस मूवमेंट टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट को बचाने के लिए उन्होंने नियर अबाउट 30 मिलियन ट्रीज हैं जो उगाए थे या लगाए थे. ओके सो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है. तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ Green Belt movement? So that will be Wangari Maathai. So Wangari Maathai was the founder of Green Belt movement. Okay, so the answer is Wangari, W-A-N-G-R-I, Wangari Maathai, M-A-A-T-H-A-I. Wangari Maathai was the founder of Green Belt movement. Moving to the seventh, she dedicated her life to extensive research on the behavior of chimpanzees of Gombe Stream National Park in Tanzania. She led a movement, of Tanzania. So this is one, that's it. Okay, so question is, she dedicated her life to extensive research on the behavior of chimpanzees of Gombe Stream National Park in Tanzania. So next जिनकी हम बात कर रहे हैं, she is the lady who has dedicated her whole life for researching over chimpanzees. जो chimpanzees होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करने में इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी. तो वो चिंपैंजीज के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियर को समझने के लिए शी हैज़ मतलब उन्होंने बहुत सारी चिंपैंजीज को ऑब्जर्व किया कि इन द डिफरेंट कंडीशंस हाउ दे बिहेव, हाउ दे रिएक्ट. तो अलग अलग कंडीशंस में जो अलग अलग चिंपैंजीज हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं. सो दैट वाज हर मेन मिशन, दैट शी वांट्स टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द वेरियस बिहेवियरल चेंजेस वी सी इन द चिंपैंजी ड्यूरिंग द वेरियस कंडीशंस. ओके एंड उन्होंने इसके लिए उन्होंने जो टांजानिया में एक गॉम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क है, ओके वहाँ पे अपना बहुत सारा ज़िंदगी का अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा वहीं काटी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम of her life she has dedicated to this national park of Tanzania, that is Gombe Stream. The name of this national park is Gombe Stream National Park, that is in Tanzania, South Africa. Okay, so what is her name? So what her name was, Dr. Jane Goodall. So her name is Dr. Jane Goodall. So she was very dedicated toward her work. Okay, she wants to मतलब वो हर एक बारीक से बारीक चीज़ बिहेवियर नोटिस करना चाहती थी ऑफ द चिंपैंजीज. तो हर नेम इज डॉक्टर जेन गुडाल, दैट इज डॉक्टर जेन गुडाल, GOODALL, डॉक्टर जेन गुडाल. ओके, so these are the answers of 5th, 6th and 7th. चलिए moving to the 8th one. The 8th one is here. Yes, so what is given in the 8th topic? Let's find out. She led a movement to protest against the loss of homes of the people because of the building of the Sardar Sarovar Dam.
on the Narmada River in Gujarat. The movement was aimed at providing proper rehabilitation to the people who would lose their homes. So next जिन लेडी की हम बात करते कि जितने अभी तक हमने जितनों की भी बात की, दे ऑल आर द वुमेन्स. सो दे आर सर्टेन वुमेन्स हु हैव वर्कड फॉर द एनवायरमेंट फॉर द सोसाइटी. उन्होंने काम किया है, तो इसमें हम अलग अलग वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एक सरदार सरोवर डैम जब बना था, ओके, सो दैट वाज इन गुजरात, जो नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो उसके अगेंस्ट शी हैज़ प्रोटेस्टेड. वाई? बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ दैट डैम्स नंबर ऑफ पीपल्स हैव बिकम होमलेस. बहुत, उस डैम के बनने की वजह से बहुत सारे लोग थे जो कि बेघर हो गए थे. रीज़न? बिकॉज अगर जो डैम का एरिया होता है बेटा, दैट इज़ द फ्लड प्रोन एरिया. तो वहाँ पे मोस्टली जो फ्लड्स हैं ईजिली और जल्दी आते हैं, ओके, ड्यू टू द होल्डिंग ऑफ वाटर बाय द डैम्स. सो वो एक फ्लड प्रोन एरिया बन गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे वो बेघर होने वाले थे या हो गए थे. ओके, सो शी जस्ट स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट दैट बिल्डिंग ऑफ दैट डैम, सो दैट जो लोग हैं जो कि उसकी वजह से बेघर हुए, उनको रिहैबिलेशन मीन्स जहाँ वहाँ पे वो अपने आप को दोबारा से अपना घर बसा सकें. सो दे कैन जस्ट रिहैबिलेट, वहाँ पे दोबारा से रह सकें कहीं पे भी. तो उन लोगों को दोबारा, जो लोगों ने अपना घर खो दिया, उनको दोबारा से बसाने के लिए, उनको दोबारा से घर दिलवाने के लिए शी हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट दैट इज नोन एज, okay, so and what was her name? She is Medha Patkar. So she is Medha Patkar. She had started a movement to protest against the loss of homes because of building of Sardar Sarovar Dam on Narmada River, okay, in Gujarat, okay, and her main aim of providing aim was to rehabilitate the people who have lost their homes due to the building of this dam. Okay, so her name is Medha Patkar. So her name is Medha Patkar. Patkar. Medha Patkar. Ninth one. She was an environmentalist who fought against the illegal mining and quarrying in her state Himachal Pradesh. So next जिनकी हम बात करें, she is the lady, उन्होंने जो उनके स्टेट, यानी कि she was from हिमाचल प्रदेश, ओके, और उनके स्टेट में जो इलीगल माइनिंग होती थी, माइनिंग मीन्स खुदाई जो होती थी, माइंस जो बोलते हैं हम, खदानें जो होती हैं, तो इन लगन जो इनमें खुदाई होती थी उसमें इलीगल खुदाई करते थे फॉर द सर्च ऑफ द डायमंड्स. द पीपल मोस्टली डू दिस काइंड्स ऑफ इलीगल थिंग्स. ओके, सो इलीगल माइनिंग वगैरह को ख़त्म करने के लिए उन्होंने उसके आगे अगेंस्ट बहुत लड़ाई लड़ी, बिकॉज दैट इलीगल माइनिंग वॉज एक्सप्लॉइटिंग देयर एनवायरमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश. ओके, सो शी वॉज द रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट, सो शी फॉट अगेंस्ट इट and warned that this illegal miners should be stopped or should be banned or should be checked timely, so that the environment doesn't affect the environment in any circumstances. So what was her name who started this movement for protecting her state Himachal Pradesh? Her name is Kinkari Devi. She is Kinkari Devi. Kinkri, that is Kinkari Devi. Okay, चलिए. Okay, so this was the topic. So देखिए, next is the tidbit is also given here, and that is the important one. So what I am going to explain you. So tidbit given at page number 36. Okay, so in tidbit it is written, Bishnoi is a tribe of nature worshippers in Rajasthan, India, founded by the Guru Jambeshwar. This tribe strongly opposes the killing of animals and fellings of trees. Amrita Devi, a member of the Bishnoi community
and her daughters sacrificed their life to protest against the felling of trees. This led to the चिपको movement. So एक बिश्नोई ट्राइब है जो कि राजस्थान में है. ओके, दिस इज द नेम ऑफ अ ट्राइब. एक कबीले का नाम है जिसका नाम है बिश्नोई. और ये क्या करते हैं, ये पूजा देखिए जो हम लोग हैं अभी वर्शिप टू द आइडल्स. ओके, मूर्ति पूजा करते हैं. ओके, बट दिस बिश्नोई ट्राइब दे वर्शिप द नेचर. वो नेचर की पूजा करते थे. ठीक है, दे प्रे टू द ट्रीज, दे प्रे टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स. सो दे वर्शिप द, वो नेचर लवर थे. सो दे वर्शिप द नेचर. तो वो नेचर जो है हमारा इन्वायरमेंट है उसी को भगवान मानते हैं. सो दे वर्शिप द नेचर. ओके, सो वो नेचर की वर्शिप किस लिए करते थे? बिकॉज दे फील कि हमें जो भी कुछ मिला है दैट वॉज गिवन बाय द नेचर ओनली. ओके, सो एक ये इनविजिबल पावर जो है, हम कहते हैं कि हमारे जो भगवान है दैट इज अ इनविजिबल पावर. तो ये उसकी इन स्पाइट ऑफ वर्शिपिंग द आइडल्स दे बिलीव टू वर्शिप द नेचर. ओके, एंड अदर देन दैट ये दे ऑल्सो वर्क कि वो एनिमल्स जिनको मारा जाता था और जो ट्रीज है जिनको काटा जाता था, दे हैव ऑल्सो वर्क फॉर देम. ओके, दे हैव अपोज्ड इट वेरी स्ट्रांगली. तो अमृता देवी, शी वॉज द लीडर फ्रॉम दिस बिश्नोई कम्युनिटी. वो बिश्नोई कम्युनिटी एक लीडर थी जिन्होंने कि ये एक चिपको मूवमेंट चलाया था. ओके, उन्होंने, अमृता देवी एंड हर डॉटर्स, उनकी खुद की बेटियों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके पेड़ों को बचाने का एक जिम्मा उठाया था. कि बिकॉज दे से दैट कि द ट्रीज ऑल्सो हैव फीलिंग्स. जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं. ओके, जब उनको हम काटते हैं तो उनको भी दर्द होता है. बिकॉज द ट्रीज आर द लिविंग बींग्स. So that's why whenever someone kill them, whenever someone cuts them, so they also get hurt. They also have feelings. Other than that, they were against the killing of the animals. Sometimes the people, they kill the animals for their food, for hunting, for their entertainment. So sometimes the people, they used to kill the animals. तो ये उसके अगेंस्ट भी इन्होंने बोला कि एनिमल्स जो हैं एंड द ट्रीज, दे हैव फीलिंग्स. they should not be hurt by the people because they do have feelings. Okay, so for that they have started this चिपको मूवमेंट. इन्होंने एक चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था. इन्होंने क्या किया था, दे स्टार्टेड, उन्होंने जो ट्रीज हैं उनको हग करके. ओके, समवन ट्राइज टू किल, मतलब किसी पेड़ को काटना है तो वो उस पेड़ को हग करके खड़ी हो जाती थी कि दैट वी विल नॉट अलाउ यू टू कट दिस ट्री. इफ यू वांट टू किल द ट्री, इफ यू वांट टू कट द ट्री, सॉरी, if you want to cut this tree, you have to cut us first. तो आपको सबसे पहले हमें मारना होगा before cutting this tree. So they just started hugging the trees. तो वो ट्री को गले लगा के खड़े हो जाते थे कि they don't want that it should be hurt. So this known is that, वो चिपक के खड़े, इसको चिपक जाती थी पेड़ को, इसलिए इसका इस मूवमेंट का नाम रखा गया चिपको मूवमेंट. एंड द फाउंडर ऑफ दिस चिपको मूवमेंट और द लीडर ऑफ दिस चिपको मूवमेंट वॉज अमृता देवी. ओके, सो देखिए वेरियस, जिसमें हमने इस टॉपिक में जो अलग अलग लोगों के बारे में बात करी, द मोस्ट ऑफ दीज आर द वुमेन. सो वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ दैट. ओके, तो ये अलग अलग वुमेन्स थी जिन्होंने एनवायरमेंट के लिए काम किया था, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, सो दैट जो हमारी सोसाइटी है दैट शुड बी नेचर, मतलब एनवायरमेंटली जो हम इम्प्रूव करें. ओके, इफ द प्लांटिंग ऑफ सपोज इफ somebody wants to cut the tree for some reason, suppose आपका घर बन रहा है एंड सडनली कई बार होता है कि हाँ पेड़ आ जाता है बीच में. ठीक है कि हाँ नहीं, अगर हमने ये नहीं किया तो दैट विल स्पॉइल द डिज़ाइन और सम हाउ इट विल स्पॉइल द बिल्डिंग ऑफ द हाउस और द बिल्डिंग. सो इन दैट केस इफ़ पॉसिबल प्लीज़ डोंट कट इट. बट मतलब मजबूरी हो जाती है, कई बार काटना ही पड़ता है. सो इन दैट कंडीशन, इन स्पाइट ऑफ कटिंग द वन ट्री, चलिए काट दिया, मान लिया, तो इन स्पाइट मतलब आपने एक पेड़ काटा, उसके बदले में एटलीस्ट यू मस्ट प्लांट 10 ट्रीज. तो एक प्लांट को काटने के बदले में आपको एटलीस्ट 10 पेड़ लगाने चाहिए. मैं ये नहीं कह रही पेड़ काटने चाहिए, बट सम टाइम इट हैपन्स दैट वी हैव टू कट इट ड्यू टू सम रीजन्स that are unavoidable. So if you have cut it, someone from your family that cuts it, so kindly tell them that if you are cutting this tree, you have to plant 10 more trees. Okay, so this is how you can save the environment. Okay, so these are the various working for the cause, for saving the nature, for saving the animals. Okay, so now let's begin with the next topic that is given at page number 67. So open your books at page number 67. I'll just open it in your my notebook as well.
that is crops of India. So now we are going to talk about the various crops of India. So I'll just change the topic on the board, that is crops of India. Crops of India given at page number 67. Okay, chaliye. So let's begin with it. Okay, so before telling you about the what is given in the topic, I'll just give you a small example or small introduction, you can say. So देखिए, crops of India, you know that India is a country of diversity. Okay, so we have different weather conditions, we have different, okay, in spite of weather condition, let's start with the different other things. We have different caste, religions, dressing sense, food, ड्रिंकिंग हैबिट्स. ओके, सो हर कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी मीन्स कि एक ही चीज़ के यहाँ पे आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ और क्वांटिटी मिलेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. सो डिफरेंट थिंग्स इन द डिफरेंट फॉर्म, वन थिंग इन द डिफरेंट फॉर्म विल बी अवेलेबल टू यू. ओके, चाहे हम अगर ड्रेस की बात करें, सो इन दिस यूपी यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे लव टू वियर साड़ी. इन द बंगाल ऑल्सो they also wear sari, but the style of their wearing the sari is different from the Uttar Pradesh. In the Punjab, the people, the girls or the ladies, they love to wear the suits only. If you go to Goa, they love to wear the western, Indo-western dresses. So there are the certain conditions in the in our country that in the different religions, in the different region, in the different state, you will find different session in every field. चाहे वो crop के बारे में हो, चाहे वो dressing के बारे में हो, चाहे वो food के बारे में हो. ओके, तो वैसे ही जो हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं, सॉरी, जो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ अवर कंट्रीज आर ऑल्सो डिफरेंट. जो हमारी एनवायरमेंट है वो हर जगह पे अलग अलग है. इन द नॉर्थ, इन द जम्मू एंड कश्मीर, यू विल फाइंड अ कोल्ड क्लाइमेट. वहाँ पे आपको ठंडा, नॉट इन द जम्मू मोस्टली, यू इन द कश्मीर. जम्मू में भी गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, बिकॉज आई हैव बीन देयर, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो गर्मी जम्मू में भी पड़ती है. बट कश्मीर में अगर इफ यू व्हेन यू एंटर द कश्मीर पोर्शन, you will not find any kind of hotness in that area, in the weather. चाहे आपको ठंड नहीं लगे, बट आपको वहाँ पे इतनी गर्मी लगेगी जो कि नॉर्मली आपको दिखती है, बिकॉज एट दैट टाइम द हिमालयज आर क्लोज टू द कश्मीर, और जहाँ से ठंडक जो एनवायरमेंट है हमारा चेंज हो जाता है. तो जो हमारे जो इन द नॉर्दर्न पार्ट, in the topmost northern part, in the Himalayan range or in the Kashmir portion, you will find the weather is also very fine. And in the जैसे जून के बाद जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आता है, तो वैसे वैसे जो वहाँ पे वेदर कंडीशंस है, दे आर वेरी कोल्ड. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पंजाब हरियाणा पोर्शन. तो वहाँ पे जो एनवायरमेंट है, दैट इज द मॉडरेट मीन्स ठंडा और गर्म दोनों रहता है. ओके, एंड द एक्सट्रीम विंटर भी होती है, एक्सट्रीम समर भी होती है. उससे नीचे आए, सो दैट इज़ द राजस्थान. ओके, एंड दैट इज़ द हॉटेस्ट, राजस्थान, रांची, ये सभी वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है. ओके, फिर देन वी विल गो टू द साउथ. वहाँ पे जो मॉइस्चर है सबसे ज़्यादा एयर में, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सी. सो देखिए, वहाँ पे आपको एक एट अ टाइम यू कैन सी द डिफरेंट एनवायरमेंट इन अवर कंट्री इन द डिफरेंट पार्ट्स. अभी यहाँ पे देखिए मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है. ठीक है, दिन में सुबह और शाम ठंड होनी शुरू हो गई है, बट इन द डे टाइम यू विल फील लिटिल बिट ऑफ हॉटनेस. ओके, बट अगर आप अभी यही इक्वेटर रीजन में जाओगे, राजस्थान वगैरह में, वहाँ पे रात में एकदम ठंडा होगा, लेकिन दिन में एकदम गर्मी होगी. इफ़ यू गो टू द ईस्टर्न पास्ट, यू विल फाइंड द रेन, वहाँ पे बारिश हो रही होगी. ओके, एंड इन द नॉर्थ यू विल फाइंड द स्नो भी नहीं हो रही है, बट ठंडा होगा. सो देखिए, एक ही कंट्री इन द इंडिया यू विल फाइंड द वेरियस वेदर क्लाइमेट. सो दिस इज वाई यू विल फाइंड द वेरियस, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ वेरियस वेदर क्लाइमेट, यू विल फाइंड वेरियस क्रॉप्स. ओके, क्योंकि हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए दे नीड द डिफरेंट वेदर. ओके, तो हर क्रॉप की ग्रोथ के लिए अलग अलग वेदर चाहिए होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग जो हर हमारा जो स्टेट है, दैट इज स्पेशलाइज्ड इन द वेरियस क्रॉप. सो हम आपस में इंटरचेंज करके वी जस्ट सर्वाइव. तो हमारे इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे आपको हर क्रॉप ईजिली मिल जाएगी. ओके, मोस्ट ऑफ दैम. स्टार्टिंग विद द देखिए, ड्रॉ लाइन्स टू हेल्प नोई मैच द स्टेट्स नोन फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स गिवन इन द सेकेंड कॉलम. रिमेंबर, वन स्टेट कैन बी नोन फॉर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप्स. तो आपको ये बताना है कि एक ही स्टेट में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो ग्रो हो सकती हैं.
सबसे पहले हम बात करते हैं योर आवर ऑन स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश. तो फर्स्ट ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी क्रॉप के लिए फेमस है? सो उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर ग्रोइंग विच क्रॉप्स? दैट इज शुगर केन, गन्ना एंड wheat. That is sugarcane, and wheat. You can easily find sugarcane and the wheat in the Uttar Pradesh region. Okay. Second one, that is Assam. असम में देखिए जो फार्मिंग होती है दैट इज द स्टेप फार्मिंग. और स्टेप फार्मिंग में कॉफ़ी एंड द टी they can be grown easily. Okay, so in the Assam you will find tea. Assam is famous for tea. Coffee is there? Coffee है option में? No, so there is no option of coffee here, so that's why I'm not writing. Okay, so Assam is famous for growing tea. Next, West Bengal. The third one is West Bengal. बेटा यहाँ जिन स्टेट्स में जो क्रॉप्स मैं लिख रही हूँ वहाँ पे इन क्रॉप्स की जो these are the common crops that are grown there. तो वहाँ पे ये जो क्रॉप्स हैं वो कॉमनली ग्रो की जाती हैं. ओके, सो वेस्ट बंगाल में कौन कौन से? दैट इज jute, rice and tea. Jute, rice and tea. So in West Bengal you will find jute, rice and tea. Okay, let's move to the fourth one. In the fourth state, that is Maharashtra. In Maharashtra you will find महाराष्ट्र में आपको क्या क्या दिखेंगे? ऑरेंजेस आर देयर, कॉटन, ऑरेंजेस, cotton and sugarcane. Oranges, cotton and sugarcane. ठीक है. Fifth is Kerala. सो केरला में कौन कौन सी क्रॉप्स इजीली मिलती है? दैट इज रबर एंड कार्डमम. दैट इज रबर एंड कार्डमम. कार्डमम क्या होता है बेटा? कार्डमम जिसको हम बोलते हैं दालचीनी. रबर एंड कार्डमम. ओके, सो केरला इज फेमस फॉर these two crops, that is rubber and cardamom. इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि बाकी सारी स्टेट्स में कोई भी क्रॉप नहीं होती, वहाँ भी दूसरी क्रॉप्स होती हैं, बट यहाँ पे ये क्रॉप्स जो सबसे ज़्यादा ईजिली ग्रो करती हैं और सबसे ज़्यादा पैदावार यहीं से आती है. ओके, सो नाउ द tidbit is given here, that is a very small one. Okay, so you know there are the two types of crop. The first one is the rabi crops and the second is the kharif crops. So what is kharif crops and what are rabi crops? I'll just explain you within a line. ओके, सो द क्रॉप्स जो कि जून से सितंबर मंथ के बीच में ग्रो की जाती हैं, दोज आर नोन एज द खरीफ क्रॉप्स. सो द क्रॉप्स दोज आर ग्रोन फ्रॉम द पीरियड ऑफ बिटवीन जून टू सितंबर, दे आर नोन एज द खरीफ क्रॉप्स. ओके, जिसको कि मानसून क्रॉप्स भी बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे बारिश बहुत होती है, तो इसलिए इनको मानसून क्रॉप्स भी बोला जाता है. और ये क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? राइस, मेज, मिलेट, पल्सेस एंड द ग्राउंड नट्स. Okay, next है rabi crops. So the crops those are grown from the period of November
टू मार्च, नवंबर से मार्च के मंथ के बीच में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, दे आर नोन एज द रबी क्रॉप्स. ओके, और इनको विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है. सो दीज फ्रॉम नवंबर टू मार्च जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं इनको विंटर क्रॉप्स बोला जाता है. एंड दे आर व्हीट, बाले, ओट्स, gram and mustard. So these crops are grown during the winter periods. Okay, so this was our today's session class. So with this I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.